session of our truly spectacular two-day demonstration by internationally renowned artist, Mr. Amit Kapoor. Over the last 48 hours, it has been an honor and a privilege for the artists, students, and art lovers to be present in this creative space. We all had a wonderful experience, and now we are going to witness the audiovisual presentation. But before that, I would like to call upon the chairperson, Mr. B. Malhotra, to say a few words. So good evening. So we welcome you in the second session, very important session. पहले वाला भी इससे भी इम्पोर्टेंट सेशन था और आई थैंक्स अमित कपूर जी जिन्होंने इतने डेडिकेशन के साथ जो उनका यहाँ पे ना उनकी वो पेंटिंग नज़र नहीं आ रही थी, उनका एक्सपीरियंस नज़र आ रहा था। जिस तरीके से वो स्ट्रोक्स लगा रहे थे, जैसे है ना मिनिमम स्ट्रोक्स और मैक्सिमम उसका एक्सप्रेशन था, मतलब थोड़े में वो ज़्यादा बात कह रहे थे। और ये कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए अब बहुत विजुअल एक पावर चाहिए, एक डीप अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअल पावर, तभी आदमी इस तरह वाला स्ट्रोक्स और वो लगा सकता है। मतलब कि अमित जी, सो थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारे हमारे यंग बच्चों को ब्लेसिंग दिया है, और जो वाटर कलर में जो इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो यंग नहीं भी थे, उन्होंने भी इसमें सीखा, वो लॉट ऑफ लर्निंग स्कोप। और मुझे अपनी याद आ गई जो आपने सिटीस्केप जो आज आपने पेंट किया, मुझे याद है मैं नैनीताल आर्किटेक्चर के बच्चों के साथ टूर लेके गया था। बच्चे कहते हैं सर ये पूरा पेंट करके दिखाओ। टीचर के लिए कई बार बड़ा चैलेंजिंग होता है जो बच्चे बोल देते हैं, तो मैं कहा चल ठीक है आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो सड़क के बीच में नैनीताल माल रोड पे बैठ गए हम, सारे टांगे वालों ने, बच्चों ने, पूरी क्लास ने घेरा हुआ और चैलेंज मिला हुआ कि पूरा पेंट करना है। वहाँ देखो हज़ारों हर्ट्स नज़र आती हैं, जैसे आज अमित जी पेंट कर रहे थे, पूरा सिटी नज़र आ रहा था पीछे से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो पेंट किया, काफ़ी अच्छा बना। और मैं, हाँ, उसके पीछे 1 मिनट की स्टोरी है। वो जब मैं पेंट कर रहा था 75% बन गया, 80% बन गया, और जो 20% था बारिश बादल, बच्चे कहते हैं सर खराब हो जाएगा, जल्दी ख़त्म करो जल्दी ख़त्म करो। जैसे ही बादल गरजे, फटाफट स्ट्रोक्स लगाया जैसे अमित जी कर रहे थे, उसी टाइम पेंटिंग कंप्लीट हुई, उसी टाइम में बारिश शुरू हुई और थैंक्स गॉड पेंटिंग ख़त्म हो गई। वो कई बार वाटर कलर आर्टिस्ट को मौके को देख के स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, फटाफट बात को ख़त्म करना होता है, बात को कहना होता है। थैंक्स गॉड वो सारी पेंटिंग ख़त्म होगी, और नहीं तो वो सारी ख़राब हो जाती। बच्चे सारे कहने लगे सर अब गई पेंटिंग। वो था बारिश का, तो गिल्ला करके फटाफट स्ट्रोक्स लगा दिया। और वो मेरी पेंटिंग आजकल लंदन में है, जो टूर में मेरा खर्चा हुआ था 10 गुना ज़्यादा मेरा निकल आया। सो वाटर कलर जो आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ कई तरह की वो होती है, ऐसे सिटीस्केप, ऐसे ही वो क्या नाम है, वो ग्वालियर फोर्ट है, वो भी ऐसे फोर्ट के ऊपर से सारा किया था। 3-4 सिटी स्पेस मैंने भी ऐसे, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, बड़ा टफ होता है जो उन्होंने आज किया है। ये मैंने जैसलमेर, ग्वालियर, ये क्या नाम है, नैनीताल, और एक और सिटी मैंने ये इस तरह 4-5 सिटी का किया है ऐसे। ये मैं देख रहा था कि बहुत ये पेशेंस, देखो कहाँ स्ट्रोक्स लग रहे थे और बाद में जाके पूरा शहर नज़र आ रहा था। दीज टाइप ऑफ पेंटिंग्स आर टफेस्ट, और जिस इन्वायरमेंट में ये कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड आपका जो जज्बा है, आपका जो पैशन है, ये तभी ये काम हो रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच आपको, चंडीगढ़ के आर्ट लवर बहुत पसंद आया, तो हमारा चंडीगढ़ शहर ही इतना प्यारा है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर योर डेडिकेटेड एंड वंडरफुल आर्ट वर्क प्रेजेंटेड टू चंडीगढ़। थैंक यू सो मच। और आज तो आपने मेरी यादें ताज़ा कर दी कॉलेज टाइम की। Now we are starting with the audiovisual presentation. Mr. Amit Kapoor. मैं बोलना चाहूँगा कि ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन में मैंने सिर्फ काम ही नहीं सोचा कि मैं ये दिखाऊंगा आपको कि कुछ स्लाइड्स हैं जो मेरी पेंटिंग्स की हैं, बट कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई और मेरी जर्नी, और
कैसे मैं अपनी पेंटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कल बताया था, वो थोड़ा सा मैं दोबारा इस ऑडियो विजुअल के थ्रू मैं प्रेजेंट करूँगा. एंड देन कहाँ का कुछ छोटे मोटे जो भी अवार्ड्स लिए हैं वो भी थोड़ा बहुत मैंने डाला है स्लाइड के अंदर. तो हम एक वीडियो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टैटिक स्लाइड्स होंगी और उनके ऊपर हम फिर बात करेंगे, राइट? मेरी तो फुल है. Those years of intensive drawing and visual storytelling shaped his deep understanding of perspective, movement, rhythm, and composition. Over time, watercolor became his true artistic language. Known for his expressive brushwork, dramatic perspective, atmospheric light, romantic color harmony, and dynamic composition, Amit Kapoor developed a unique style that captures the poetry of everyday life. From bustling streets and railway platforms to reflections, stock views, architecture, and human movement. His paintings have been exhibited, collected, and appreciated internationally, making him one of the most recognized contemporary watercolor artists in India. Amit is the Vice President of International Watercolor Society and President of International Watercolor Society India. Has played important role in strengthening the watercolor movement in India and across the world. He was also the country leader of Fabriano in Aquarello in 2015 and has been associated with Albino in Aquarello, representing India on important international watercolor platforms. Through workshops, demonstrations, exhibition, books, and global collaborations, he continues to inspire thousands of artists to observe deeply, simply, confidently, and paint with emotion and honesty. For Amit Kapoor, watercolor is not simply a medium, it's a lifelong journey of light, atmosphere, movement, and expression. ओके, लेट मी टेल यू मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या मेरा बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा. आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली. आई डिड फ्रॉम applied arts, not from the paintings department, but still I am doing painting because बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं, अगर हम बात करें तो कॉलेज ऑफ आर्ट में, जो पेंटिंग स्ट्रीम से करते हैं, बट बाद में जाके वो अप्लाइड में चले जाते हैं, मींस डिज़ाइनिंग. सबका ऐसे ही रहता है. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अप्लाइड से थे, बट नाउ दे आर फुली डेडिकेटेडली दे आर डूइंग पेंटिंग्स, एंड दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ. एंड पेंटिंग वाले मैंने देखा है कि हम जब भी मिलते हैं तो यही बात करते हैं कि यार मुझे पेंटिंग करना है, बट मज़ा नहीं आ रहा जॉब में, बट पेंटिंग करना है. लेकिन आपकी लाइफ ऐसी बन जाती है कि आप क्विट भी नहीं कर सकते, और ऐसी ज़िंदगी चलती है. तो मेरा बैकग्राउंड भी कॉलेज ऑफ आर्ट से रहा, और उसके बाद में मैंने मास्टर्स किया जिवाजी यूनिवर्सिटी से, ग्वालियर से. और कॉलेज निकलने के बाद आई जॉइंड एड एजेंसी, बट आई वॉज नॉट हैप्पी देयर बिकॉज हर रोज़ 5 बजे काम आ जाता था. और अब एड एजेंसी की लाइफ ऐसी है, आई मीन यू हैव टू स्टे बैक एंड होल नाइट यू आर वर्किंग, एंड यू आर नॉट डूइंग फॉर योर सेल्फ. एक्चुअली आप किसी और के लिए, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, और वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था बिकॉज मेरा माइंड सेटअप वॉज मोर ऑफ एक आर्टिस्ट की तरह था. तो मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग में मज़ा नहीं आ रहा था. सो आई क्विट, वहाँ से मैंने कर दिया, एंड आई जॉइंड एनिमेशन प्रोडक्शन हाउस पिक्सल इंडिया प्रोडक्शंस. और एक्चुअली मेरी लाइफ बदल गई वहाँ जाके, और ये सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट हुई.
और एनिमेशन में मैंने ये सीखा कि ड्राइंग ही सब कुछ है। अगर ड्राइंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको ड्राइंग नहीं समझ आती तो शायद आपको हक भी नहीं है कोई पेंटिंग करने का, आप अपने आप को फूल बना रहे हैं। और ड्राइंग के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो आई यूज़ टू ड्रॉ मोर देन 1000-2000 ड्राइंग्स इन अ डे, कैरेक्टर एनिमेशन एंड पोजिंग्स, और बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे, कैलविनेटर, वेक्स, बहुत सारे अभी मेरे माइंड में भी नहीं आ रहे हैं कि इतने हमने प्रोजेक्ट्स करे। और शॉर्ट फिल्म्स बनाए, टीवी सीरियल्स बनाए, बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स से इंटरेक्शन हुआ, एडिटिंग सीखा, सॉफ्टवेयर जो सिलिकॉन ग्राफिक मशीन्स पे होता था, हाई एंड मशीन्स होती थी। मुझे बड़ा क्रियोसिटी होता था कि मैं एक जैसे स्टार्ट होता है एक कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन तक कैसे प्रोडक्शन को निकाला जाता है, तो मुझे बहुत शौक था सीखने का। बट जो हमारे हेड होते थे वो कभी भी हमारे को एंटर नहीं करने देते थे, सिलिकॉन ग्राफिक मशीन के पास नहीं आने देते थे। सो बट मैंने पीछे से छुपके से देखकर उनको मैंने सीखा। और जब मुझे मौका मिला कि वो 1-2 हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए, तो मैं अपने ऑफिस बॉय को शाम को रोज़ पैसे देता था और उसको बोलता था कि किसी को बताना नहीं है। और मैं रात को रुकता था वहाँ पर होल नाइट। मैं पूरे रात को देखता था कि ये कैसे कंपोजिट कैसे किया, इसको कैसे एडिटिंग करी है, कैसे इंक एंड पेंट किया है सॉफ्टवेयर्स के अंदर, क्योंकि मैं एनिमेशन तो कर ही रहा था। तो मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने वहाँ सीखा और फिर मैंने अपना प्रोडक्शन खोला और अपनी एकेडमी भी खोली। तो वहाँ से जर्नी चेंज हुआ और करते 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 एकेडमी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए, बट मैं चलता रहा। मेरे साथ में बहुत बड़े बड़े, आई वॉज जस्ट लाइक अ स्मॉल फिश इन फ्रंट ऑफ बिग सेटअप्स लाइक पिकासो एंड एरिना एंड मैक। उन्होंने मेरी टर्म्स को निकालना शुरू किया। एनिमेशन फिल्म मेकिंग कहीं भी नहीं था ये टर्म, ये मैंने ही निकाला था। देयर वॉज मैनी थिंग्स, उन्होंने सीखा मुझसे, मैंने भी सीखा। और मैंने ये सीखा कि कैसे इन सारे लोगों के बीच में सस्टेन किया जाता है। तो मैं चलता रहा लेकिन वो बंद होते रहे। और मुझे लगता है आज थोड़े बहुत ही हैं जो बचे हैं। एनिमेशन बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पाया। बेसिकली एक दोबारा से पेंटिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं बैकग्राउंड्स तो बना ही रहा था और एनिमेशन कर रहा था, बट पेंटिंग थोड़ा सा कम हो गया था मेरा। तो मैंने दोबारा से पेंटिंग स्टार्ट किया और फाइन आर्ट्स का एकेडमी खोल लिया मैंने। और हमारा बैचलर्स और मास्टर्स का कोर्स किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। आई डोंट वांट टू स्पीक हेयर, बट वो स्टार्ट हुआ और उसके साथ साथ मैंने हर रोज़ स्टूडेंट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। एंड आई थिंक आई रिमेंबर इन 2012-13 आई वेंट टू थाईलैंड। आई वॉज लाइक, बहुत ही शाय होता है ना, सिर्फ काम करना और प्रेजेंट नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप सोशल मीडिया तब नया नया आ रहा था, ब्लॉग्स बनते थे, और उसके अंदर मेरी वाइफ ने मुझे encourage किया और मेरा ब्लॉग बनाया। उसमें मैंने अपनी पेंटिंग्स डालनी शुरू करी और थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। एंड वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त ऑडियंस बहुत ज़्यादा नहीं थी और इतना रश नहीं था जैसे आज है। तो हर वक्त लोग नहीं बैठे हुए थे सोशल मीडिया पे, लेकिन तब भी सोशल मीडिया था। तो मैं धीरे धीरे करके पॉपुलर होना शुरू हुआ और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। मैं जो भी यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई वाइफ, बिकॉज अगर वो नहीं होती तो शायद मैं कभी भी बाहर जाने का मुझे मौका नहीं मिलता और लोगों से इंटरैक्ट करने का और सीखने का और बात करने का, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आई टोल्ड यू दैट मैं बहुत ही शाय किस्म का इंसान था। तो मैं सिर्फ करना जानता था और बोलना नहीं जानता था। तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी दैट टाइम इट वाज नॉट दैट मच गुड। मैं बाहर गया और धीरे धीरे करके लाइफ बदली। मैं सारे लोगों से मिला और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मुझे, आप जितने भी लोग उन आर्टिस्टों को जानते हैं, लाइक ल्यूई, ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट figurative painters, figurative painters in the world now. And Stan Miller, Igor Sava, Katrina, Ali Abbas, जितने भी वर्ल्ड के रिनाउंड पेंटर्स थे, लाफे,
सबसे मेरे को मिलने का मौका मिला। उनके गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया और मैंने अपने इंजन ही लगाए हुए थे वहाँ पर, और मुझे इंजन मैन का लोग बोलना स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स करता था जैसे भीम साहब करते थे। तो शुरू में बहुत ज़्यादा होता है कि बड़ी पेंटिंग करोगे तो दिखोगे, लेकिन वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होता है। हम बड़ी पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अपने दिल की खुशी के लिए होता है, लेकिन वो बिकते भी हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं और प्लेन एयर पेंटिंग्स शुरू करते हैं तो आई थिंक आप बहुत बड़े काम नहीं कर सकते, आपको छोटे काम करने पड़ते हैं और वो मूड, वो मोमेंट कैप्चर करना होता है। तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आने लगा रादर देन मेकिंग इन अ बिगर साइज पेपर ना। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ और करते करते बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलनी शुरू हो गई और सारे लोग मुझे पहचानने शुरू हो गए। वहाँ बाहर की कंट्रीज़ मुझे बुलाने लगी और म्यूज़ियम्स और सारी जगह पर फिर धीरे धीरे मेरे काम्स उनकी कलेक्शन में आने लगे। प्राइवेट कलेक्टर्स, बायर्स, चाइना के अंदर, थाईलैंड में, हर जगह मैं करते चला गया और मोर देन 60-70 कंट्रीज़ में आज जा चुका हूँ। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ कि मैं यहाँ पर आज आ गया हूँ। तो ये मेरे जैसे इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बैकग्राउंड जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं था, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय करना इतना आसान नहीं था। लेकिन बहुत ही डेडिकेशन, सिंसियरिटी, अभी सर ने बोला आप कैसे इतनी देर तक खड़े होकर काम कर रहे हो, ये सिर्फ इतना ही नहीं, मैं पूरे पूरे दिन, पूरी फ़्लाइट 2-2 दिन तक आप फ्लाइट के अंदर और एयरपोर्ट्स पे बैठे हुए हो और जाते ही आपका डेमोन्स्ट्रेशन है, आपकी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ से मुझे पेस मिला, वहाँ से मुझे एनर्जी मिली। बैक भी प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अंदर होती हैं जब आप अप एंड डाउन्स आते हैं, आपका खाना, आपका सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होता। तो बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको धीरे 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 करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ और फैमिली साथ नहीं है आपके, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखा और आगे बढ़ा। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं हर रोज़ पेंट करूं और वो मैं काम कर रहा हूं किसी भी शेप में। मुझे सर ने बोला कि आप यहाँ पर आके वर्कशॉप दे सकते हो, मैंने कहा ओके यस, व्हाई नॉट। क्योंकि यूजुअली अगर आप मेरी सारी पेंटिंग्स देखो तो ये सब एक्चुअली 95% डेमोन्स्ट्रेशंस ही हैं, क्योंकि ये मौका चाहिए आपको कि आप जब अपने स्टूडियो में काम करते हैं तो बहुत सोच के करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जब सोच के काम करता हूँ तो मैं डिलीवर नहीं कर पाता। जब मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हो जाता हूँ, जब मेरे को लगता है अरे कम ऑन अब आज फ्री है, तो बहुत अच्छा काम होता है। तो ये एक मेरे को लेसन मिला मेरी जर्नी में कि बहुत ज़्यादा सोच के काम नहीं करना, बस खुश होके काम करना है। जो भी आप बना रहे हो वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आपको वो पसंद है या नहीं है, या आप वो ज़बरदस्ती बना रहे हो। तो मैं कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि ओके दिस इज़ माय स्पॉट, तो ही मैं पेंट करता हूँ, अदरवाइज़ मैं पेंट नहीं करता उसको। और मैंने फंडामेंटल्स सीखे जब मैं एनिमेशन में था। तो मैंने क्या सीखा, मैंने कल आपको शेयर भी किया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर आप इसको पढ़ भी रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वो फंडामेंटल्स क्या हैं। वो सोर्स ऑफ लाइट है, वो पर्सपेक्टिव है, स्टेजिंग एंड पोजिंग, राइट, लाइन ऑफ एक्शन इन द फिगर्स, एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज, राइट, एंड रूल ऑफ थर्ड्स, shapes, values, right, contrast. There are many things जो हमारे composition को change कर सकता है। तो हमें वो अपने आप ही डिस्कवर करना पड़ेगा। बुक्स में आपको 3-4 चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते तो अपने गलतियों से और अपने एक्सपीरियंस से आप नई चीज़ों को डेवलप करते हो। तो वो मैंने डेवलप किया अपनी एनिमेशन जर्नी से, और बहुत ज़्यादा मुझे आज लाइफ में वो पे कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो सब लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक कॉमन चीज़ है कॉम्पोजिशन को एनहेंस करने के लिए, कॉम्पोजिशन को समझने के लिए, कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे रिदम क्या चीज़ होती है। वो बैलेंस और रिदम आपको टाइम और वक्त अपने आप सिखाएगा जब आप अच्छे लोगों के काम सीखेंगे, देखेंगे और उनके कामों को देख के समझेंगे क्यों उनका ये वाला काम उनके दूसरे काम से बेटर है। तो आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा
कि कहाँ पर ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं, कहाँ पर मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो मैंने अपनी गलतियों से वो सीखा और दूसरों की भी पेंटिंग्स को देखकर बहुत मुझे समझ आया एंड आई रियली लाइक द वर्क्स ऑफ मैनी पेंटर्स। बट मैं बहुत ज़्यादा काम जो फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ, वो रॉस पैटरसन का देखता हूँ। बहुत ही अमेजिंग पेंटर है। उनको देखकर बहुत सारे दूसरे पेंटर्स हैं जो काम करते हैं। और येस ऑफ कोर्स ये सारे पेंटर्स किसको देखकर इंस्पायर्ड हुए, वो जॉन सिंगर सार्जेंट ही हैं या हमारे पुराने मास्टर्स हैं रेनेसां पीरियड से लेकर अगर हम आज तक की बात करें, बारोक, रोकोको, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, राइट, क्यूबिज्म, फॉबिज्म, कितने सारे पीरियड्स आए, कितने सारे दुनिया ने इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को देखा। उनके कामों को देखकर तो आपको बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, कैसे क्यूरो कैसे लाइट के साथ प्ले किया जाता है और पीछे बैकग्राउंड को डार्क किया जाता है। अभी मैं एक बच्चे का काम देख रहा था, उसके काम में भी वो मुझे दिखा। तो हम कहीं ना कहीं उनसे भी इंस्पायर्ड हैं और जो नए बच्चे काम कर रहे हैं वो नए लोगों को भी देख रहे हैं, पुराने लोगों को भी देख रहे हैं। अगर वो पुराने लोगों को नहीं देख रहे तो वो गलत काम कर रहे हैं, उनको देखना ज़रूरी है। और मैं ये हमेशा बोलूँगा, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप सबको मत देखो, देखो, लेकिन अच्छे लोगों को की एक लिस्ट बनाओ जो आपकी 7-8 आर्टिस्ट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। एक जैसे ड्राइंग की हो गई, एक ड्राइंग और चारकोल और पेंसिल, ये सब का 1-2 आर्टिस्ट आप रखो अपने पास कि ये बेस्ट होने चाहिए। या अगर आप वाटर कलर में जाना चाहते हो तो 2-4 ऐसे आर्टिस्ट होने चाहिए जो आपकी लिस्ट में होने चाहिए कि इससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा। राइट, देयर आर मैनी प्लेयर्स, देयर आर मैनी आर्टिस्ट, दे आर डूइंग रियली वेल, बट जो मास्टर्स ने करके हमें बताया है आज वो हमें बहुत पे करता है और वो गलत नहीं है। और आपके लिए मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि पेंटिंग should look like a painting, not a picture. That is very important. I always talk about this topic, you know. हमेशा मैं अपने स्पीचेस में ये बात करता हूँ। मैंने देखा है कि कई सारे चाइनीज़ पेंटर्स हैं, उनको देखकर कितने लोग इंस्पायर्ड होते हैं कि वो हाइपर रियलिस्टिक बना रहे हैं। राइट, हाइपर रियलिस्टिक इज़ अ गुड क्राफ्टमैनशिप, मुझे ऐसा नज़र आता है। वो एक स्टेज है जब आप एकेडमिकली काम कर रहे होते हैं, तब आप बिना रियलिस्टिक, बिना स्टडी के अंदर ही आप, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक रियलिस्टिक और दूसरी बातें कहाँ से आ सकती हैं। तो स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एकेडमिक स्टेज है। धीरे धीरे करके आप हर पूरी ज़िंदगी भर तक 80-90 साल तक यही सेम थोड़ी ना बनाते रहोगे। आप लूज़ होते जाओगे और लूज़ होते जाओगे और लूज़ होते जाओगे। उसी को इम्प्रेशनिज्म बोलते हैं। राइट, और इसकी स्टेजेस हैं, सिंप्लीफिकेशन, डिस्टॉर्शन, राइट, इन द लास्ट फेज ऑफ योर लाइफ एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन हमारे कॉलेजेस के अंदर पहले ही बता दिया जाता है कि ओके यार, फर्स्ट ईयर में सोचो, तोड़ो, डिस्टॉर्ट करो। राइट, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। जो मैंने सीखा है और जो मैंने समझा है इतने सालों में, वो ये समझा है कि अगर आप पहले ही बच्चे को ये बोल दोगे कि स्टाइलाइज्ड, तो वो कभी रियलिस्टिक की तरफ जाएगा भी नहीं। आप पहले ही बच्चों को बोल दोगे कि एब्स्ट्रैक्शन, तो वो कभी भी दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं। तो ये बहुत लास्ट का फेज़ है कि आप अपने मूड को, एक्सप्रेशन को, सीजन्स को कैसे, फेस्टिवल्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ब्लॉक्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, या बिना डेफिनेट फॉर्म के, उसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो बहुत सारी बातें करने को, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि मुझे स्लाइड्स भी दिखानी है आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फंडामेंटल्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ। अब इसमें मैं सोच के तो आया था कि मैं ये पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं ऑलरेडी ऐसे बात करके आपको सब कुछ बता ही रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो वो ही लिखी हुई हैं कि क्या बैलेंस है, कैसे विजुअल फ्लो है, एंगल्स, व्यूज़। मैं डिफरेंट एंगल व्यूज़ के साथ काम करता हूँ। कल मैंने फ्लैट एंगल में काम किया था, आज मैंने टॉप व्यू में, एरियल व्यू में काम किया। समटाइम्स आई एम सिटिंग डाउन एंड मेकिंग मोर रियर शॉट। आपको जब तक कैमरे के बारे में समझ नहीं आएगा ना, आप एंगल्स को कभी समझ नहीं पाओगे। मिड लॉन्ग शॉट क्या होता है, टाइट शॉट क्या होता है, हाँ, लॉन्ग शॉट क्या होता है, रियर शॉट क्या होता है, बर्ड आई व्यू मीन्स एरियल व्यू कैसा होता है, कॉनकेव व्यूज क्या होते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ 1 घंटे में या 2 दिन के अंदर समझाई नहीं जा सकती हैं। ये बहुत सालों की तपस्या, बहुत सालों की
लगन और सीखने की जो आपका एक पैशन है उससे क्रिएट होती है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ये जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पर जैसे बैठे हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो नए हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन योर लाइफ, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज पाथ जहाँ पर अप एंड डाउन्स और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उन सबसे ही एक्सपीरियंस लेकर आप उस जगह पे आके खड़े होगे जहाँ पर आप ये सारी बातों को समझ पाओगे, रिदम को समझ पाओगे, बैलेंस को समझ पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम देखने की कोशिश करो, अच्छे आर्टिस्टों के देखोगे तो अच्छी आपकी बातें होंगी, अच्छे आपके काम होंगे। अगर आप अच्छा नहीं सुन सकते तो अच्छा गा भी नहीं सकते। तो सेम थ्योरी है कि अगर आप अच्छा देखोगे नहीं तो कभी अच्छा पेंट कर भी नहीं पाओगे। तो आपका अगर बेंचमार्क क्या है, अब मैं आपको एनिमेशन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग एनिमेशन, क्लासिकल एनिमेशन, उसको बोलते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, सेल एनिमेशन, क्लासिकल एनिमेशन, सेम ही चीज़ है। मैंने स्टॉप मोशन भी किया था, बट ये तीनों जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ उसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ही बोलते हैं। तो उस टाइम पर प्रिंस ऑफ इजिप्ट एक फिल्म थी, वो आई थी क्लासिकल एनिमेशन के अंदर। उसको देखकर मेरी आंखें फट गई थी और मेरे को लगा था कि यार मुझे एक दिन ऐसा काम करना है। मुझे सपने भी वैसे ही आते थे, मैं जाके काम भी वैसे ही करता था। मैंने आपको बताया मैं पैसे देता था अपने ऑफिस बॉय को, पूरी रात भर जागता था, ज़्यादा काम करता था, अपने लिए काम करता था। तो उसके बाद मैंने देखी एक और फिल्म आई, स्पिरिट, घोड़े की फिल्म है। आप जाके देखना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार सेल एनिमेशन में, क्लासिकल एनिमेशन में जो लिमिट क्रॉस कर दी है, ड्राइंग से कैमरा चेंज हो रहा है, फिर वो वहाँ से चेंज होके नीचे चला जाता है, नीचे से वो टॉप चला जाता है, घोड़े भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आप इमेजिन नहीं करोगे कि यार ऐसा कैसे कोई एक इंसान क्रिएट कर सकता है। वो ड्राइंग की हद है, ड्राइंग की हद है। तो ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे एनिमेटर्स को सैल्यूट है जिन्होंने ये सब बनाया। और कौन है वो जिन्होंने ये बनाया? जो डिज्नी के अंदर थे। डिज्नी कोई एनिमेटर नहीं था, डिज्नी का अपना स्टूडियो था, उसके पास पैसा था, उसने स्टूडियो क्रिएट किया था और उसने बहुत सारे आर्टिस्टों को हायर किया था, जिसने जैसे शैमस कैलन, फ्रेड मोर, जिसने मिक्की माउस बनाया था फ्रेड मोर ने, ऐसे बग्स बनी, शैमस कैलन, हाँ, चक जोन्स जिसने बग्स बनी बनाया था, राइट, बिल टाइटला जो एनाटॉमी वाली काम करता था। तो उन सब के ऊपर भी उनका टीचर, जो वो बाप थे लेकिन उनके ऊपर भी उनका टीचर था, जो लाइव ड्राइंग्स रोज होती थी, या उसका अपना एक जू जैसे होता है, इतने एनिमल्स होते हैं, उनका भी अपना एक जू टाइप का था, जो एनिमल्स की रोज स्टडी होती थी, ह्यूमन की स्टडी होती थी। हम कितनी स्टडी करते हैं? हम नहीं करते होते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों को पढ़ के इंस्पिरेशन मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो अभी आप देख रहे हो, एक्चुअली आप मुझे देख रहे हो, आप ऊपर नहीं पढ़ रहे, तो अगर आप इसको देखो तो आपको समझ आएंगी। मेरी बुक में भी लिखी हुई है, और अगर कोई यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो शेयर करे। और बहुत सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे कॉलेज में एक टीचर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी स्पीच बहुत ही स्ट्रांग थी और उनको वो इतना इंकरेज करते थे, ऐसा लगता था कि यार ही इज़ द बेस्ट वन। और उनकी वजह से हम लाइव ड्राइंग कर पाए और फिर हम स्टडी करते रहे। ऐसे मतलब सिर्फ कॉलेज के अंदर ही हम पूरी पूरी रात बैठ के लाइव ड्राइंग करते थे, तब हमारी एनाटॉमी बहुत बेटर हुई। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं और आप देख ही सकते हो। और अब मैं बात करूंगा कि मेरे सब्जेक्ट्स क्या हैं। मेरे सब्जेक्ट्स, जब मैं वाटर कलर दोबारा से स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कलर करता था और मेरे काफ़ी काम बिकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, क्योंकि उस टाइम पर आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि आपको पैसा चाहिए, आप ये सोचते हो कि थोड़ा बहुत भी पैसा मिला मुझे मटेरियल का पैसा मिल रहा है और मैं और बनाता हूँ, मुझे और बनाना है, मुझे और बनाना है। तो मेरे वाटर कलर्स और ऑयल्स, ये सब मैं सारे मीडियम्स में काम करता था, ऑयल में भी मैं इक्वली काम करता था। तो वो सब वहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रॉपरली मैंने दोबारा से स्टार्ट किया वाटर कलर्स को। मुझे लगता है कि जब मैं एनिमेशन कर रहा था, मैंने अपना स्टूडियो खोला और उसके बाद में जब मैंने फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट दोबारा से खोला, जब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे डिग्री
तो उनके साथ बैठ के मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। मुझे याद नहीं है 2006 और 2005 के अंदर मैंने दोबारा से वाटर कलर्स बहुत ज़्यादा करने शुरू कर दिए थे। और मेरे जो काम है उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में ट्रेन्स बनाए, लोकोमोटिव्स, इंजन्स मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता था, शंकर्स और इधर उधर बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे। वहाँ पर मैंने एक बच्चे का काम देखा था, उसने लोकोमोटिव बनाया था और उसने धुआं बनाया था। तो वो मुझे इतना फैसिनेट किया था कि मुझे लगता था कि मुझे एक दिन ऐसा इंजन मुझे भी बनाना है। और मैं इसलिए काफ़ी उसके ऊपर काम किया। और कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं और वो हम उसको यूज़ करते हैं। तो मैंने भी किया वो काम और मैं सक्सेसफुल हुआ। और फिर टॉप व्यूज़ बनाए, सिटीस्केप्स बनाए, हार्बर्स बनाए। और मुझे आई रियली लव टू पेंट हार्बर्स बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एंड आई एम going to beautiful harbors and I'm making more live there, more plain airs I'm doing. So मुझे harbors, boats, reflections, पानी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट्स लगते हैं। जब आप किसी हार्बर में जाते हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं जो हार्बर्स कभी घूम के आए हैं? आप बता सकते हैं कि आपको मज़ा आता है उनको देख के? बहुत मज़ा आता है। हार्बर्स को पेंट करने का जो मज़ा है वो मतलब बहुत ही फैंटास्टिक सब्जेक्ट है। सिर्फ बिकने के लिहाज से नहीं, नॉट ओनली हम बात करें कि सेलिंग पर्पस से मैं बात कर रहा हूँ, बट वो ब्यूटीफुल सब्जेक्ट टू पेंट। तो मैं आई एम रियली क्रेजी फॉर दोज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। आई एम डूइंग मोर एंड मोर लाइक दैट। आई एम पेंटिंग मोर सिटीस्केप्स और मुझे बहुत मज़ा आता है सिटीस्केप्स बनाने में। मैं हर कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं सिटीज़ के अंदर जाके हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं टॉप व्यू सर्च मारूं। कई जगह पर मुझे मौका नहीं मिल पाता, अलाउ नहीं करते आपको टॉप पे जाना, लेकिन कई बार मैं ऑर्गेनाइज़र को बोलता हूँ आई वांट टू पेंट टॉप व्यू, तो वो मुझे लेके जाते हैं और परमिशन लेते हैं। और यहाँ तो आप कहीं भी चढ़ जाते हैं, लेकिन फ़ॉरेन में ऐसा नहीं होता, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, कई बार आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपने देखा होगा एक पेंटिंग है मैड्रिड की, तो मैड्रिड जो टॉप व्यू बना हुआ है वो मैंने टॉप रूफ एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर 25 यूरोस देकर मैं ऊपर गया और मैंने वहाँ से क्लिक्स करे और स्केच बनाया। मैं वहाँ से पेंट करने का मौका नहीं मिला। जब मैं नीचे आ रहा था मैंने देखा वहाँ पर एक फाइन आर्ट्स एकेडमी भी है। मैं अंदर गया, मैंने उनको बताया कि आई एम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा वाह आप यहाँ से पेंट, मैंने उनको बताया आई वॉन्ट टू पेंट दिस काइंड ऑफ सीन। तो उन्होंने कहा ओके वी आर गिविंग यू द परमिशन, यू कैन सिट हेयर एंड पेंट। तो मुझे परमिशन उन्होंने दिया और मेरे को पेंट करने का मौका मिला और मैंने बहुत सारे स्केच करे, मैंने फ़ायदा उठाया उसका। तो ऐसे आपको बहुत बार मौके मिलते हैं और मैंने एक ही स्पॉट को बहुत सारे अलग अलग टाइमिंग्स के साथ पेंट किया, समझने के लिए कि कलर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, लाइट कैसे चेंज हो रही है, रिफ्लेक्शंस कैसे चेंज हो रही है, उनकी शेडोज़ के कलर कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर आप, मेरे को कहाँ से वो इंस्पिरेशन मिली थी, अगर आप देखें कि मोने ने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी जो अलग अलग टाइमिंग्स के अंदर बनाई थी, तो वो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली और मुझे उसको देख के लगा कि मुझे भी बनाना चाहिए इसको। तो मैंने अलग अलग मूड्स में अलग अलग टाइमिंग्स के अंदर लाइट्स के साथ प्ले किया, लाइट के कलर्स चेंज हुए और वो फैंटास्टिक सीरीज़ थी और मुझे बहुत मज़ा आया उसे पेंट करने का। और आज भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं डेफिनेटली उसको दोबारा से पेंट करूँगा। तो मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है। अब मैं आपको कुछ वो काम दिखाता हूँ कि देखो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही स्पॉट है, लेकिन दो अलग अलग तरीके से उसको हैंडल किया हुआ है। कैन यू सी दिस क्लियरली? दिख रहा है आप सबको पीछे? देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, एक ही सब्जेक्ट है लेकिन डिफरेंट तरीके से हैंडल है। अब यहाँ पर एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद रेजोल्यूशन सही नहीं है, जो यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो रहा है, ये मेरा फॉल्ट है। और इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया। ये 2019 में मैंने, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है इटली की, इस प्लेस का नाम है, साउथ ऑफ इटली के अंदर है, मोनोपोली। तो मैंने उसको पेंट किया नीचे बैठ के और मुझे मौका मिला कि मैं शॉट्स को कैप्चर कर पाऊँ इस तरह के। तो ये सामने बिल्डिंग है, वहाँ से मैंने कैप्चर किया और नीचे बैठ के भी मैंने पेंट किया। तो ये 2019 में किया था और ये भी 2019 में ही है। इसके बाद भी मैंने इस पेंटिंग को पेंट किया
और कल भी पेंट किया, ठीक है। तो कल मैंने यही बनाया था ना, राइट। तो यही सोच के बनाया था कि मैं आपको ये बता पाऊँ, मैंने ये स्लाइड्स इसलिए लगाया था सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि जब भी आप बनाते हो तो कैसे मूड्स चेंज हो जाते हैं, कि कभी भी वो सिमिलर तरीके से नहीं आती है। तो सेम स्पॉट, डिफरेंट कलर स्कीम्स, डिफरेंट अप्रोच के साथ काम किया। यहाँ ड्राई ब्रश बहुत ज़्यादा चल रहा है अगर आप देखें, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई ब्रश नहीं है। सेकंड वाले में जो उधर वाला है उसमें बहुत ज़्यादा ड्राई ब्रश नहीं है, लेकिन यहाँ और बेटर कंट्रोल आ गया है। कैसे आपको वाइट स्पेसेस को छोड़ना है, ये मुझे ज़्यादा बेटर नज़र आता है। तो ऐसे मैं काम कर पाया। और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये दोनों एक जैसी पेंटिंग्स रखी हैं यहाँ पर, हार्बर्स की रिफ्लेक्शंस। यहाँ पर आई वांटेड टू शो यू द रिफ्लेक्शंस, की कैसे रिफ्लेक्शंस अलग अलग मूड्स के अंदर कैसे चेंज हो जाती हैं। एक जगह आप देखो, जो फर्स्ट वाला पेंटिंग है, इस जगह का नाम है पोर्तोफिनो। मैं लास्ट ईयर भी गया था यहाँ पर और इस साल भी मैं गया हूँ। तो ये पेंटिंग के अंदर आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा हेवी लेवल पे रिफ्लेक्शंस है, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है इस पेंटिंग में, राइट। मैं उसको नॉइज़ बोलता हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो ये बट सेकंड वाली पेंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है। यहाँ पर मैंने उतना नॉइज़ नहीं दिया जितना फर्स्ट पेंटिंग में दिया, बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी गुड। तो ये सेंटा बारबरा है जो सेकंड वाला है, और ये मैं एटलीस्ट 6-7 बार जा चुका हूँ यहाँ पर, और मैं हर साल वर्कशॉप लेता हूँ। अभी दो महीने पहले भी मैं यहीं पर ही था और मैंने वर्कशॉप लिया था, और अगले साल फिर मार्च के अंदर मेरी बुकड है। तो ये प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप की बोट्स हैं, और जैसे इटली के अंदर बोट्स हैं वैसे अमेरिका में बोट्स नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, हर जगह की अपने अपने अलग कैरेक्टर है बोट्स का, तो वो दिखेगा आपको इसके अंदर ही। और इस तरह से कैसे पानी बनाया जाता है, कैसे रिफ्लेक्शंस, कैसे कम में कुछ चीज़ें ज़्यादा दिखानी होती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा दिखाने के लिए ही आप रिफ्लेक्शंस भी बना रहे होते हो, नॉइज़ ज़्यादा दे रहे होते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। और एक कॉमन चीज़ है जो इससे पहले वाली पेंटिंग में भी है, इसमें भी है, और आगे वाली स्लाइड्स में भी आप देखने को मिलेगा। आई एम ट्राइंग टू प्ले विद द लाइट एंड शैडो। हर जगह पर लाइट का ड्रामेटिक इम्पैक्ट मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और सारी शीट को मैं कलर नहीं करता, मैं अपनी स्पेसेस को छोड़ के काम करता हूँ। इसमें बहुत सारी वाइट स्पेसेस है, ये कोई गॉश नहीं है जहाँ पर मैंने वाइट कलर ऊपर से लगाया है, ये मैंने छोड़ा है कलर को। यहाँ पर उन ब्लॉक्स को मैंने पेंट नहीं किया। यू हैव टू प्लान इन योर माइंड कि कैसे आपको इन प्लेसेस को छोड़ना है और कैसे नेगेटिव स्पेसेस के साथ काम करना है, और कैसे लाइट एंड शेडो के साथ आपको प्ले करना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दैट गिव्स चार्म इन योर पेंटिंग, more drama in your painting. So try to add more light and shadow in your painting. That gives more volume, weight in your painting. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। ये और हार्बर्स हैं, ऐसे 3-4 और स्लाइड्स हैं जो हार्बर्स की हैं। तो हार्बर्स आपको मैंने बताया कि मेरा पैशन है पेंट करने का। ये क्रोएशिया है, और साउथ ऑफ क्रोएशिया के अंदर ये बहुत ही ब्यूटीफुल हार्बर है। हम लास्ट ईयर भी गए थे। मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हम पेंट भी करते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट अप्रोच और मूड में बनाया है। आप देखोगे ज़्यादा इम्प्रेशनिस्ट वे में काम किया हुआ है। कम में, जैसे अभी सर ने बोला था कि ऐसे कम में ज़्यादा कर रहे हैं, मैं भी यही टर्म्स को यूज़ करता हूँ हमेशा, कि कैसे कम में आप एक्सप्रेस कर पाते हो उस लोकेशन को, के मूड को अपनी पेंटिंग के अंदर। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन गोइंग इनटू द डिटेल्स, शोइंग मोर विंडोज एंड हाइपर रियलिस्टिक थिंग्स। दैट विल नेवर वर्क। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, वाई? बिकॉज आप कॉपी करने नहीं गए, यू आर नॉट मेकिंग द रिप्रोडक्शंस, यू आर जस्ट गोइंग देयर एंड कैप्चरिंग द मूड एंड एटमॉस्फेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। और इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं चाहिए। आप फास्ट काम करो, आधा पौना घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बिकॉज लाइट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे करना है। अभी लाइट बिल्कुल ऑपोजिट साइड थी, 1 घंटे के बाद बिल्कुल टॉप पे आ गई है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट दैट, एंड आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो ये आपको समझना है, और बहुत फास्ट लेवल पे ही पेंट करना है। कम ब्लॉक्स के अंदर, कम शेप्स के अंदर आप कैसे ख़त्म करोगे। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल
और इससे ज़्यादा काम किया हुआ इसके अंदर है, सेकंड वाले के अंदर। यहाँ सब्जेक्ट मेरा क्या है, यहाँ मेरा सब्जेक्ट सिर्फ 2 बोट्स को दिखाना था। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस इन कॉर्नवॉल इन यूके, राइट। तो यूके के अंदर एक ये जगह है कॉर्नवॉल, जहाँ पर 4-5 विलेजेस हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है। अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ही सीगल्स की आवाज़ें और बहुत ब्यूटीफुल है, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है ऐसी जगहों को जाकर देखने के अंदर। और आप कैप्चर करते हो लाइट को हर जगह। मैंने अपनी पेंटिंग्स में मैंने बताया आपको कि मैं लाइट एंड शैडो को ही कैप्चर कर रहा हूँ, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि आई लव टू डू दैट, मेरी पेंटिंग्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा काम कभी नहीं मिलेगा कि मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा रेनी डे है और रिफ्लेक्शंस आ रही है, वो मेरा फोटे भी नहीं है। और आई डोंट वांट, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा उसको, मुझे जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसे पेंट करना चाहिए। मुझे जब मैं लाइट और शैडोज़ को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार वाओ, दिस इज़ माय सब्जेक्ट, आई वांट टू पेंट दिस वन। तो मैं वही काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं किसी और के लिए काम नहीं करता कि और क्या कर रहे हैं या क्या चल रहा है या क्या बिकेगा मेरा या क्या नहीं बिकेगा। आई एम नॉट डूइंग दैट। आप अगर दिल से ही काम करोगे, ये सोच के काम नहीं करोगे कि ये काम आपका बिकेगा या नहीं बिकेगा या कोई खरीद पाएगा या आजकल क्या चल रहा है, या किसी को खुश करने के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो वो काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इन पेंटिंग्स के अंदर अगर आप ओरिजिनल्स भी मेरे पास पड़ी हैं, अगर मेरा ये स्पीच या मेरा ऑडियो विजुअल जल्दी ख़त्म होता है तो आई डेफिनेटली गोना शो यू ऑल दोज पेंटिंग्स व्हाट आई हैव। मेरे असिस्टेंट ने माउंट करके मुझे दिए हैं ये आप सबको दिखाने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेम हार्बर्स, ये जो पहला वाला आप पेंटिंग देख रहे हो ये चिंक तेरे। अभी मैं फिर दोबारा गया और मैंने फिर देखा कि बिल्कुल मुझे डिफरेंट नज़र आया चिंक तेरे। चिंक तेरे में 5 विलेजेस हैं और 5 विलेजेस में से 3 विलेजेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपने बहुत सारे पेंटिंग्स बहुत सारे पेंटर्स की इन विलेजेस से देखी हुई है, मैं अभी आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ देम। इस वक्त बिल्कुल टोटली मूड अलग था और आपकी जो लाइट थी बिल्कुल टॉप पर थी और जो आपका बिल्डिंग्स है वो बिल्कुल डार्क हो गया था। और सिर्फ मैंने उसको उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। मेरा फोकल पॉइंट मेरा बोट्स हैं और उनको दिखाने का था, वो मैंने पेंट किया। दिस इज़ अगेन अ कॉर्नवॉल। ये एक बहुत ही इम्प्रेशनिस्ट वे के अंदर मेरे ख्याल से शायद 25 या 30 मिनट में मैंने इसे पेंट किया। और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस टाइम पर। मैं बहुत ज़्यादा वेन डाइक ग्रीन या पर्शियन ग्रीन, पर्शियन ब्लू, ऐसे ब्लू होता है वैसे पर्शियन ग्रीन भी होता है, तो मैं उनको यूज़ नहीं करता था। लेकिन मैंने इस आई थिंक अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि मैंने इस पेंटिंग में अपने इस वेन डाइक ग्रीन या पर्शियन ग्रीन को लगाया और मुझे लगा कि यार इट्स वर्किंग वेरी गुड विद द कम्बिनेशन ऑफ रेड वॉयलेट, राइट। तो मुझे बड़ा मज़ा आया और मैंने बहुत ही फ्लो में काम किया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी जगह जा रहे हो तो आप रियलिस्टिक बनाओगे तभी उस प्लेस का कैरेक्टर समझ आएगा। बिना रियलिस्टिक बनाए भी उस प्लेस का कैरेक्टर दिख सकता है, वो मैंने यहाँ पर करने की कोशिश करी है इन दोनों पेंटिंग्स के अंदर। वेट क्या हो गया? ओके सो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहली वाली पेंटिंग ये एक हार्बर है फ्रांस का। देयर आर मैनी गुड हार्बर्स इन फ्रांस। मैंने बहुत सारे जैसे सेंट टोपेज और बहुत सारे अलग अलग हार्बर्स को पेंट किया है। ये भी मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट इसका बहुत सारे डिफरेंट नेम्स होते हैं और डिफ़िकल्ट होते हैं। वो आप ट्रैवल करते जाते हो, पुरानी चीज़ें भूलते जाते हो। ये बहुत पहले मैंने बनाया था और ये मैंने रेफरेंस पिक्चर से बनाया है जो मैंने वहाँ पर क्लिक करी थी, और ये लाइव पेंट नहीं है। तो ये स्टूडियो वर्क है और ये भी कोई डेमोस्ट्रेशन ही मैं दे रहा था तो मैंने ये वो पेंट किया था। यहाँ पर भी मेरा मोटिव यही था कि कम काम के अंदर कैसे आप ज़्यादा दिखा पाते हो, कम स्ट्रोक्स के अंदर कैसे आप पेंट कर पाते हो। तो मैंने वही लाइट एंड शैडो को कैप्चर करके बेसिक शेप्स को लेकर मैंने ये पेंट किया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है वाटर के अंदर, बहुत ज़्यादा रिपल्स या रिफ्लेक्शंस मैंने दिखाने की कोशिश नहीं करी है। कई बार सिंप्लिसिटी में भी ज़्यादा ब्यूटी होती है, तो हमें वो भी देखना चाहिए। हर जगह आप सिर्फ रिपल्स ही दिखाते रहोगे लाइक दिस, तो आपको हर जगह ये वर्कआउट नहीं करेगा। तो इसलिए आप अगर इसको देखें तो इसके अंदर नहीं है ऐसा,
और सेकंड वाली पेंटिंग में भी नहीं है। ये सेम प्लेस है, मोनोपोली जो अभी आप कल मैंने बनाया था, लेकिन ये डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट मूड के अंदर है। इसकी लाइट और शैडो और इसकी टाइमिंग बिल्कुल अलग थी, और यहाँ पर सन बिल्कुल सामने आ चुका था जब मैंने इस पेंटिंग को बनाया। तो ये बिल्कुल डिफरेंट ही लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये सेम प्लेस है। और यहाँ पानी का कलर डार्क हो गया था। तो आप अगर पानी को, अगर आप कोस्टल एरियाज में जाओगे और हार्बर्स को देखोगे, तो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप 1 घंटे अगर पेंट करोगे तो 1 घंटे में आपको कम से कम 30 टाइम्स ऐसा नज़र आएगा कि पानी का कलर ही चेंज हो गया है। कभी वो पर्ल का कलर हो जाएगा, कभी वो टर्कोइश पर्ल हो जाएगा, कभी वो ग्रेइश हो जाएगा, कभी वो ब्लूइश ग्रे हो जाएगा। तो बहुत सारे उसके कलर्स चेंज होते हैं। कई बार वो बहुत डार्क हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लाइट, और कैसे आसपास के कलर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और वहाँ पर कोई ज़्यादा गंदगी नहीं होती पानी के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पर पानी का कलर काफ़ी अलग हो जाता है, और वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत ही क्लियर दिखता है पानी, तो वहाँ पर टर्कोइश कलर्स आपको बहुत अच्छे नज़र आएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप जो देख रहे होते हैं, आपको अगर वही सेम कलर्स लगाओगे तो पेंटिंग आपकी बहुत डल हो जाएगी। अभी मैंने इसी रिसेंट ट्रिप के अंदर अपने यूएस के सेंटा बारबरा में ये कोशिश करी थी। आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता, बट मैं खुश नहीं था, क्योंकि मैंने वो एज इट इज सेम कलर्स लगाए थे जो डल हो चुके थे पानी के अंदर। वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे मेरी बैकग्राउंड के साथ और मेरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। ऑब्जेक्ट मीन्स माई बोर्ड्स, तो उसके साथ बिल्कुल नहीं जा रहे थे। तो मुझे उससे लेसन मिलता है कि मुझे ज़रूरी नहीं है जो आप देख रहे हो वो कलर्स लगाने चाहिए। कई बार थोड़े वाइब्रेंट कलर्स और थोड़ा टेस्ट अगर आप चेंज कर दोगे कलर का, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और वो एनहेंसमेंट हो जाती है, तो वो बेटर रहता है। सेम कॉर्नवॉल। और दूसरा पेंटिंग है वेनिस का। वेनिस 50 लोगों ने पेंट किया। देर आर थाउजेंड्स ऑफ पेंटर्स। अगर हम बात करें तो जॉन सिंगर सार्जेंट ने तो पता नहीं कितनी पेंटिंग्स को पेंट किया है, और कितनी इंस्पिरेशन मिलती है। हम क्यों इन जगहों पे जाते हैं आपको पता है? हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम पुराने लोगों के काम देखते हैं। हम देखते हैं कि ओके यार, ये स्पॉट मुझे भी देखना है। मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम वेनिस गया था कई साल पहले, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी उन जगहों पे जाने की जो मेरे सीनियर्स ने, जो हमारे पुराने मास्टर्स ने उनको पेंट किया था। और जब मैं वहाँ पर गया तो मैं शायद आंखों से मेरे आंसू भी आए। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कई बार आप बिलीव नहीं करते कि आप उस जगह पे खड़े हो जो आपके इतने मास्टर्स के आपने काम देखे हैं, और आपको लगा कि यार ये मैं देख पा रहा हूँ, तो आज मुझे भी मौका मिल रहा है उसको पेंट करने का। तो फर्स्ट वाली अगेन कॉर्नवॉल है। उस वक्त हाई टाइड नहीं था, लो टाइड था, तो पानी नहीं था। तो उस वक्त मैंने कैप्चर किया और बहुत इजी था मेरे लिए उस वक्त पेंट करना, बिकॉज वहाँ पर हाई टाइड नहीं था और मैं नीचे जाके पेंट कर सकता था। और मैं स्टेयर से नीचे गया, जैसे बोट को नीचे लेके जाने का पार्ट होता है, मैं नीचे गया और मैंने वहाँ पर पेंट किया। और ये सेकंड वाला मैंने टाइट रखा। एक और पेंटिंग मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रही कि मैंने इसमें डाली है या नहीं डाली है। मैं अगर देखता हूँ, ओके, ये वाली अगर आप पेंटिंग देखें तो सेम बिल्डिंग है। ये सेंटा मोनिका है, और सेंटा मोनिका की पेंटिंग जो है, आप नाम याद करके सर्च मारेंगे तो आपको ये पेंटिंग पिक्चर नज़र आएगी। वेनिस का ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है जो मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट ने पेंट किया है। ये बहुत ही फेमस ब्रिज है। ब्रिज का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सामने ब्रिज से मैंने क्लिक किया था, फिर ऑफलाइन मैंने पेंट किया था अपने स्टूडियो में आकर। ये भी मैंने स्टूडियो में आके पेंट किया था, लेकिन मुझे लगा कि इसको टाइट शॉट के अंदर पेंट करना चाहिए, तो मैंने ऊपर के इसके आर्च को, अगर आप इसके ऊपर आप देखें तो मैंने उसके पार्ट को नहीं लिया और यहाँ पर मैंने टाइट रखा। तो ये दोनों सेम स्पॉट है, बट डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट ब्यूटी है दोनों की। और आप अगर ये दूसरी स्लाइड, दूसरा पेंटिंग देखेंगे तो ये इटली का हार्बर है। इटली के अंदर बहुत ही एक अच्छी बात है कि यहाँ की सारे हार्बर्स एक जैसे मुझे सिमिलैरिटीज़ नज़र आती है इन सारे हार्बर्स के अंदर। बिल्डिंग्स के कलर्स और बोट्स का कैरेक्टर बिल्कुल एक जैसा ही नज़र आता है। और मुझे मौका मिला था कि मैं ऊपर गया रेस्टोरेंट के, और मैंने वहाँ से नीचे आगे झांक के देखा तो शैडो पड़ रही थी, तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा एंड आई क्लिक्ड दैट पिक्चर। बट मैंने ये लाइव पेंट नहीं किया, मैंने स्टूडियो में पेंट किया इसको, राइट। ओके, द फर्स्ट वन इज़, मैंने ये जान के रखा है सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ कि कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं यहाँ पर। यहाँ सटल नहीं है, सटल भी है बट वाइब्रेंट भी है।
यहाँ पर इवनिंग लाइट है ग्रीस के अंदर, मैंने इसे पेंट किया है और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतनी बड़ी एक बिग शेप है वाइट, और बोट्स के अंदर भी जो वाइट पड़ रहे हैं वो बैलेंस हो रही है इसके साथ, और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, और बहुत ही बैलेंस हो रही है बिकॉज ये जी कॉम्पोजिशन है, जेड कॉम्पोजिशन है, ट्राइंगुलर कॉम्पोजिशन, जेड कॉम्पोजिशन। आप जब रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों लोग डायगनल्स को यूज़ करते हैं, क्यों लोग हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल लाइंस का कैसे यूज़ करते हैं, ट्राइंगल्स को कैसे यूज़ करते हैं अपनी कॉम्पोजिशन में। किसी ने ये रीड किया? हाथ खड़ा करो अगर किसी ने रीड किया है। ये तो सबसे पहला लेसन था जब अगर आप पढ़ते हैं रेनेसा पीरियड के अंदर, और रेनेसा से हाई रेनेसा, उसके बाद बारो, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं उन सारे आर्टिस्टों के, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, इन सब के काम भी देख पाऊँ। मुझे बहुत सारे म्यूज़ियम्स जाने का मौका मिला, दो मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान हूँ कि जब मैं अकेले जाता हूँ बिना अपनी वाइफ के, तो मैं अपने रूम में ही पड़ा रहता हूँ, बहुत ज़्यादा घूमता नहीं हूँ। और मैं जब उसमें देखता हूँ 80 यूरोज़, तो मैं सोचता हूँ मैं छोड़ यार, 80 यूरो कौन खर्च करेगा, सॉरी टू से बट ऐसा होता है। तो मैंने कई बार उसको मिस किया, लेकिन जब मेरी वाइफ होती है तो मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा पैशन है उसका कि वो सारे म्यूज़ियम्स को विज़िट करे, तो मैं जब वो होती है तो मैं उसके साथ जाता हूँ। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि आज मैं अगर आया हूँ तो मैं यहाँ नहीं आ पाया, तो जब मैं अपनी वाइफ के साथ दोबारा आऊँगा तो मैं इसको ज़रूर देखूँगा। और मैं शायद गॉड सुन रहा होता है और मैं दोबारा से जाता हूँ और अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मौका मिले बाहर जाके उन ग्रेट पेंटर्स के काम देखने का, तो आपको समझ आएगा कि जो हम देखते हैं यहाँ पर वो पिक्चर्स उतनी क्लियरिटी उनमें नहीं है जो लाइव देखने के अंदर मज़ा है। और कई बार वो देखने पर ओवर एक्सपोज होती हैं, कई बार वो अंडर होती हैं, तो आपको समझ नहीं आता। लेकिन उनके जो रियल कॉन्टूर्स हैं जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये माल्टा है सेकंड वाला, ये ग्रीस है। और सर क्या टाइम हुआ है? ओके फास्ट हम ख़त्म करते हैं अभी से। ये सेम पेंटिंग्स हैं जो आपने देखा, ये बहुत पहले पेंट करी थी 2018 में, 2018 दोनों, अलग अलग मूड पे, अलग अलग टाइमिंग्स पे, अलग अलग इनके कलर्स हैं। और आप समझ पा रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें बदल रही हैं इसमें, राइट। टॉप व्यूज़ हैं। ये आपने अभी एक ओरिजिनल पेंटिंग यहाँ पर देखी है जो सेकंड वाली है, दिस इज़ वेरी डायनामिक पेंटिंग। ये बहुत बड़ी साइज़ के अंदर मैंने पेंट किया था, ये अवॉर्डेड है इस्तांबुल, और ये किसी म्यूज़ियम की कलेक्शन में भी है। तो ये मैंने पेंट किया था ब्रिज की ऑपोजिट साइड आके, और ये बहुत ही मेरी भी फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट पेंटिंग। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको देखकर कि जब मैं इसकी पिक्चर को देखता हूँ। ओरिजिनल तो मेरे पास नहीं है, आज मुझे दुख होता है कि वो क्यों नहीं है मेरे पास। और बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स होती है जो मेरे अर्ली डेज़ के अंदर मैं, जो मुझे अच्छी लगती थी मैं उसको सेल कर दिया। लेकिन मैं आपको सलाह ज़रूर दूंगा, जो आपको बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग, अगर 25 पेंटिंग आप बना रहे हैं उसमें से अगर एक या दो अच्छी लगती है उनको प्लीज़ साइड कर दीजिए, कभी मत सेल करिए, क्योंकि वो आगे आपको ज़रूर काम में आएंगे। आपको लगेगा कि आपने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैंने अब पिछले 5-6 साल से कुछ अपने जो अच्छे पीसेज हैं उनको मैं सेल नहीं करता हूँ, उनको साइड करता हूँ। देयर आर मैनी पेंटिंग्स जो सेल के लिए नहीं है, जो बाहर फ्रेम हुई हुई है वो सेल के लिए नहीं है। उसको अभी मेरे पास क्वेरी थी और अभी उसके लाखों रुपए देने के लिए बंदा एक तैयार था, लेकिन मैंने उसको नहीं बेचा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी पेंटिंग्स मैं बेचूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो आपके दिल के बहुत क्लोज होती हैं और वो दोबारा कभी भी नहीं बन सकती उस मूड में, तो आपको नहीं वो करना चाहिए। तो मैं ये जस्ट दिस इज़ माय सजेशन। तो ये सेम पेंटिंग है बट ये थोड़ा टाइट शॉट है, अभी जो मैंने पेंट किया ये थोड़ा लॉन्ग शॉट है और ये ऑपोजिट साइड से है। दिस इज सेकंड वन इज़ फ्लोरेंस। ये बहुत ही इम्प्रेशनिस्ट वे में बनाई है, आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ पेंटिंग्स। और मेरे से दोबारा से ऐसे टाइप की पेंटिंग कभी बनी नहीं है। मैंने ये पता नहीं किस मूड में बनाई थी, जब ये पेंटिंग में कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पेंट किया। मैं सेकंड वाले की बात करूँ, ये मेरे पास ओरिजिनल गलती से पड़ी हुई है और मैंने इसे कभी बेचा नहीं है। मेरे स्टूडियो में आप कभी भी आएंगे तो मैं आपको बहुत सारी ओरिजिनल पेंटिंग्स दिखाऊंगा।
जो बहुत छोटे छोटे साइजेस की हैं, बहुत ही छोटे छोटे साइज के। आई लव टू पेंट ऑन अ वेरी स्मॉल साइज पेपर, और मैं हमेशा उसको पेंट करता हूँ, और हमेशा मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो इतनी अच्छी लगती है मुझे कि मैं उसको कभी बेचूँ नहीं। तो बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं, अगर आप मेरे कभी स्टूडियो विजिट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पेंटिंग्स मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई हैं, वो मेरे लिए हैं। तो ये भी दिस इज़ वन ऑफ देम, एंड आई रियली लाइक दिस पेंटिंग। जब आप ओरिजिनल पेंटिंग को देखेंगे आपको लगेगा कि ये पिक्चर शायद मैंने बहुत अच्छे कैमरा से नहीं लिया था, और तब समझ भी नहीं आता था कि कोई भी कैमरा आ रहा है उससे आप खींच रहे हो, तो वो पिक्चर्स कभी भी सही नहीं आती हैं। आज थोड़ी अकल आ रही है, पता लगता है कि कैसे लाइट में ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, अच्छे चीज़ें आपके पास इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। तो तब मैं बॉदर नहीं करता था, मेरे स्टूडेंट्स के पास आईफोन्स होते थे और मेरे पास वही पुराना सा फ़ोन होता था। स्टूडेंट्स मुझे बोलते थे कि सर आप क्यों नहीं खरीदते, तो मैं सोचता था कि ठीक है यार, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप सबको भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं और मैंने बनाई थी, और ये पहला शॉट जो है वो टॉप व्यू ऑफ ओल्ड दिल्ली है, और सेकंड वाला मुंबई है। तो ये किसी ने मुझे पिक्चर दिया था, तो मैंने उन पिक्चर से इसको पेंट किया। तो ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टली पेंट किया है, और ये मेरे पास पीस नहीं है क्योंकि ये सेल हो चुके हैं, और मुझे दुख होता है कि ये चले गए, क्योंकि मुझे थोड़ा बेटर लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पहले बनाए थे जब मुझे इतनी समझ नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा डायनेमिकली मैं उस लेवल पे पेंट नहीं कर रहा था, तब ये पीसेस थे। तो कई बार मुझे अभी लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है पेंटिंग्स जो मैं अभी बना रहा हूँ उनसे। मुझे समझ नहीं आता ऑनेस्टली कि कौन सी बेटर है। तो ये मैंने पीसेस बनाए थे, ये टॉप व्यूज़ है। कई बार बहुत ज़्यादा टॉप जाने की ज़रूरत नहीं होती, एक मिनिमम हाइट पे अगर आप देखें तो वो ज़्यादा बेटर नज़र आता है, राइट। अभी आप ये वाली पेंटिंग वो देख रहे हैं, वो जो वहाँ सामने पड़ी हुई है, आप उसको देखते हैं। ये टर्की के म्यूज़ियम के अंदर है, जो फर्स्ट वाली है उनकी कलेक्शन में है, और ये मैंने पेंट किया था आई थिंक 2020 में, ओके। और मैं उनकी कलेक्शन में है, और ये मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं नज़र आती कॉम्पोजिशनल वाइज, क्योंकि ये इस साइड अगर आप देखें मुझे बहुत मज़ा नहीं आ रहा। और सेकंड वाली मुझे अच्छी लगती है, वो मेरे पास ही है। एंड ये सिडनी का व्यू है, और ये मैंने 2024 में ही पेंट किया था। 2022 में मैं और मेरा बेटा और मेरी वाइफ हम तीनों गए थे, और हमने वहाँ पर मेलबर्न और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हमने पेंट किया था, और वहाँ पर मेरी वर्कशॉप्स थी, मेगा की भी वर्कशॉप्स थी मेरी वाइफ की। और ये सिडनी का सीन है, अभी मेरे को दोबारा जाना है नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर मेरी वर्कशॉप्स हैं। सेकंड वन इज़ चिंक तेरे, अगेन ये मैंने पहले पेंट किया, लेकिन मैं ये पिक्चर से किया, लेकिन अभी उसके बाद मैं गया और मैं गलती से रॉन्ग मैंने डायरेक्शन ले लिया। मेरे को ट्रेन का टिकट भी था मेरे पास, तब भी मैंने ट्रेन नहीं लिया। मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, और पहाड़ी से क्रॉस करते करते जब नीचे आया तो मुझे ये वाला व्यू दिखा, और मेरे पास इसी लैपटॉप के अंदर वो ओरिजिनल पिक्चर्स भी हैं। अलग अलग स्टेप पे मैं लेता चला गया पिक्चर्स, और मैंने उसको दोबारा पेंट किया, वो सेल हो गया। बट ये वाला काम आई थिंक मेरे पास है। वो ये विक्टोरिया है, सिडनी के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स है, मैंने उसको कैप्चर किया, और मैंने बहुत पेंट किया है विक्टोरिया सीरीज़ के ऊपर, मैंने काफ़ी पेंट किया है। और सेकंड वाला भी विक्टोरिया ही है। ऐसे इस प्लेस को मैंने काफ़ी अलग अलग एंगल्स पे, और उनके छतों को, नहीं छत नहीं बोलते उसको, सॉरी, बैल्कनीज़ को, उनकी वुडन बैल्कनीज़ होती हैं, उनको कैसे इतना ब्यूटीफुल बैल्कनीज़ हैं, उनको कैसे मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाया। आप मेरे इंस्टाग्राम या मेरे उसमें जाके देख सकते हैं फेसबुक पे। ये वियना की सीरीज़ मैंने काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, और नेक्स्ट ईयर होपफुली शायद मेरी उनकी गवर्नमेंट मेरी सोलो एग्जीबिशन करे। मेरी बातचीत चल रही है अभी उनसे। मेरे पास काफ़ी सारे पीसेज हैं जो नॉट फॉर सेल हैं। ये स्मॉल पीसेज हैं, सेकंड वाला सेल हो चुका है, ये किसी सोसाइटी की कलेक्शन में अमेरिका के अंदर, और फर्स्ट वाला पीस मेरे पास, आई स्टिल हैव दिस पीस। तो अलग अलग मूड के अंदर अलग, आप एक पेंटिंग भी देखेंगे, आई थिंक मैंने वो वियना की बनाई भी है, यहाँ रखी है। तो ये अलग अलग मूड्स में पेंटिंग्स हैं। ये वाली पेंटिंग बाहर रखी हुई है, और ये जो सेकंड वाली पेंटिंग है, आई मीन फर्स्ट पेंटिंग है, ऐसी बहुत सारे अलग एंगल्स के अंदर। दिस इज़ हॉफबर्ग पैलेस है,
और इस पैलेस को मैंने बहुत अलग अलग टाइम पे पेंट किया। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम देखोगे तो मैंने बहुत ज़्यादा लाइव भी रील्स बनाई है इसके ऊपर कि मैं यहाँ पर हूँ और किस तरह से लाइट कैसे चेंज हो रही है। और ये दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू पेंट, और मैं आगे भी जाता रहूँगा यहाँ और पेंट करूँगा। ये सेम प्लेस है जो आज मैंने पेंट किया, ये फ्लैट एंगल है। और ये 2023 के अंदर जब मैं और मेरी वाइफ वहाँ पर गए थे तो हमने क्लिक्स करे थे, लाइव मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत इजी नहीं होता वहाँ खड़े होकर पेंट करना, क्योंकि बहुत ही टूरिस्टिक प्लेस है, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत चोरी होती है। तो आप इतना आसान नहीं है वहाँ खड़े होकर बैग को, अपने सामान को रख के और पेंट करना। हो सकता है आपका कोई बैग 2 मिनट के अंदर लेके चले जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू पेंट लाइक दैट लाइव ओवर देयर। तो ये मैंने पिक्चर्स लिया और इनको पेंट किया। ये दोनों पिक्चर्स, ये दोनों पेंटिंग्स मेरे पास स्टिल हैं, इसलिए मैं इन स्लाइड्स को आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे को बहुत पसंद है पेंटिंग, और ये मेरे पास नहीं है। ये अगेन मेट्रोपोलिस मैड्रिड की है, इंडियन सब्जेक्ट है। और ऐसे मैंने बहुत सारे इंडियन पेंटिंग्स को बनाया है, लेकिन आई डोंट हैव दोज पेंटिंग्स विद मी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि वॉट एवर आई एम पेंटिंग आई एम सेलिंग एवरीथिंग। सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला नेपाल का सीन है, एक छोटी पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये स्टिल आई हैव दिस पेंटिंग। सेकंड वाली पेंटिंग बाली के अंदर मैंने बनाई थी, इंडोनेशिया में। और ये एक आदमी था जो कुछ काम कर रहा था, खाना वाना बना रहा था, यहाँ पर मॉन्यूमेंट था। और वो मैंने, ये बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है एक्चुअली, अच्छा रेजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि तब मैंने बहुत ही आपको बताया कि इतना अक्ल नहीं थी बहुत अच्छी पिक्चर्स लेना। तब मैं सोचता था कि ठीक है यार इस कैमरे से ले ले, लेकिन आज उसके बारे में इम्पोर्टेंस समझ आती है कि क्यों मैंने पिक्चर नहीं लिया उन सारी पेंटिंग्स की जो आज वो मेरे पास नहीं भी। तो ये बाली में मैंने पेंट किया था। ये अगेन इंडियन स्पॉट है और राजस्थान के अंदर। ये सेकंड वाला फैब्रियानो में है। देयर आर मैनी आर्टिस्ट जो फैब्रियानो जाते हैं आज की डेट में। 2014-15 में मैंने जब फैब्रियानो एज अ लीडर स्टार्ट किया था, तब मैं बहुत सारे आर्टिस्टों को लेकर गया था। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ऑफ दोज पेंटर्स। वो आज सारे जाते हैं वहाँ पर और सब इंडिविजुअल लेवल पे बहुत धमाल मचा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इस साल भी बहुत सारे ऐसे पेंटर्स थे जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने काम किया, वहाँ लाइव पेंट किया। नॉट ओनली फैब्रियानो, बोलोनिया एक जगह है जहाँ पर आजकल वो वहाँ पर भी फेस्टिवल करते हैं और फैब्रियानो में भी करते हैं। तो ये मैंने बहुत पुरानी पेंटिंग है, 2016 की है, और मैंने ये वहाँ पर पेंट किया था लाइव। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लैंडस्केप के। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं था लैंडस्केप करने के लिए, लेकिन जब आपको मौका मिलता है तो आप जब पेंट करते हो, जब आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आप ऐसी जगहों पे जाते हो तो आपका मन करता है कि आप पेंट करो। तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिली और मैंने दोबारा से लैंडस्केप भी पेंट करना स्टार्ट किया। ये आउटस्कर्ट्स है ऑस्ट्रेलिया का, और जो दूसरा वाला है ये रैंडमली कोई पिक्चर लेकर मैंने उसको पेंट किया। ये दोनों स्लाइड्स जो आप देख रहे हो, पेंटिंग्स देख रहे हो, ये एक ही स्पॉट की है लेकिन अलग अलग प्लेस पे है, अलग अलग स्पॉट को चेंज करके है। ये एक पिंजारा करके स्पेस है, जगह है, लोकेशन है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और वहाँ पर मेरी वर्कशॉप थी तो मेरे को मौका मिला, जब वर्कशॉप के अंदर मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे थे तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए नीचे उतरा, तो मैंने ये देखा कि इतनी ब्यूटीफुल स्पॉट है जो किसी ने शायद एक्सप्लोर भी आज तक नहीं किया, और मैंने उसको काफ़ी पेंट किया। और मेरी और भी पेंटिंग्स के अंदर ये स्पॉट्स हैं। ये रैंडमली मैंने पिक्चर्स के साथ प्ले किया है। ये मेरी अपनी क्लिक करी हुई पिक्चर्स नहीं है, ये गूगल से लिफ्टेड है, लेकिन मैंने अपने तरीके से इसे हैंडल किया। ट्रेन्स मैंने सोचा कि आपको सिर्फ 1-2 स्लाइड्स में दिखा दूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। ये 2 पेंटिंग्स हैं जो, ये बहुत ही बड़ी साइज़ है। पहला वाला आई थिंक 4x3 है या उससे बड़ा है, और ये मेरे स्टूडियो के अंदर लगा हुआ है। ये मैंने पिक्चर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ। ये दूसरी वाली पेंटिंग ये सेल हो चुकी है और ये मेरे पास नहीं है अभी। ये मेरे कुछ अवार्ड्स हैं। अभी बहुत ज़्यादा इलॉन्गेट नहीं करना चाहता अपने स्पीच को। बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं जिसमें से मैं एक प्राउडली, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि नेशनल वाटर कलर सोसाइटी जो दुनिया की सबसे पुरानी सोसाइटीज़ में आती है, अमेरिकन के बाद या रॉयल सोसाइटी के बाद, तो वो 110 साल हो गए ऐसे कुछ हो गया लगभग उनको। वहाँ पर मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट ऑनर मिला था सिल्वर स्टार अवार्ड। मेरी पेंटिंग जो ये वाली थी इसको मिला था,
और ये सिल्वर स्टार मिला था और $5,000 का अवार्ड था। और ये हावड़ा ब्रिज था। और मैंने ये क्यों लगाया है यहाँ पर, मैं आपको स्पेशली इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये एक सिंपल से नॉर्मल से बहुत ही लो ग्रेड कैंसन के पेपर के ऊपर पेंट किया है विद, अगर आप इसको देखो ये बहुत 2012-13 का है काम। और ये कैमल कोकोयो कलर्स, तब कोकोयो भी नहीं था, कैमल ही कलर से उनसे पेंट किया था। तो कई बार हम बात करते हैं कि यार मटेरियल्स कौन से आप यूज़ कर रहे हो या ऐसे नहीं यूज़ करने चाहिए। हमारे सिंपल मटेरियल से भी, और ब्रशेस, मैं कभी ज़िंदगी में मुझे पता भी नहीं था कि एस्कोडा क्या होता है या और दूसरे ब्रशेस क्या होते हैं। मैं सिंपल जो यहाँ पर स्क्वेरल ब्रशेज़ और वो कॉलेज के बाहर या आपको कलकत्ता के जो ब्रशेज़ होते हैं उनसे ही पेंट करके मैंने ये पेंट किया है और इससे मेरा अवार्ड आया। तो इससे एक लेसन सबको मिलना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई या ब्रांडेड बाहर के कलर्स के से ही आपका काम सुपीरियर बन सकता है। लो ग्रेड अगर आप क्वालिटी शीट्स या ब्रशेज़ या इंडियन कैमल कोकोयो कलर्स से भी आप पेंट करोगे तब भी आपको आपके पास अवार्ड्स आ सकते हैं। ऐसे ये पेंटिंग भी अवार्डेड है। ये भी मेरे ख्याल से $2,000 का ऐसे अवार्ड था इटली के अंदर। ये एक और बहुत पुरानी पेंटिंग है जो कई सारे पेंटर्स ने इसको देखकर पेंट किया है मेरे। मैन आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ दोज पेंटर्स। और ये बहुत पुरानी पेंटिंग है जो अवार्डेड है, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर उनकी कलेक्शन में है। और ये बहुत पहले मैंने पेंट किया था, राइट। ये टर्की के अंदर गेंजनटेप करके एक जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट हो रहा था, जहाँ पर मैं वहाँ पर लाइव पेंट किया था और इसको गोल्डन ब्रश अवार्ड मिला था क्योंकि उनका ही कंट्री को दिखाना था। तो ये कैस्ट्रा करके स्लोवेनिया के अंदर एक कॉन्टेस्ट था बहुत बड़ा, तो वहाँ पर मुझे अवार्ड मिला था। ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे जो पेंटर्स हैं जिनको आप सब देखते हो आज की डेट के अंदर। ये सब मेरे दोस्त हैं या हम ट्रैवल करते हैं, हम साथ पेंट करते हैं, तो उनके साथ पिक्चर्स हैं। ये मेरे कुछ ट्रैवल्स जो जितने भी मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ या ट्रैवल करता हूँ उन सब की कुछ पिक्चर्स हैं क्योंकि ये स्लाइड कंटिन्यू हो रही थी तो ये उसी के साथ थी। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ। अगर आप इसको रीड कर सकते हैं तो कर ही लेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी डेडिकेशन, आपकी सिंसियरिटी, आप कैसे पेंट करते हो। आप बहुत सारे पॉलिटिक्स के शिकार भी बनते हो, लेकिन आपको वो बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए काम करो और अपनी खुशी के लिए काम करो और पॉलिटिक्स से थोड़ा साइड में रहो। बहुत सारे आपकी जर्नी के अंदर ऐसे लोग होंगे जो आपको इनकरेज करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स जब आपके बारे में लोग नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं तो इट मीन्स कि आपके बारे में वो रीड कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिवली आपको लेना चाहिए, ना कि आपको नेगेटिव लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पेंटर्स हैं जो को आर्टिस्ट हैं, जो हम मेरे दोस्त भी हैं, थे, रहेंगे, लेकिन उनमें एक प्रोफेशनल जेलसी भी होती है जो वो दूसरों को कभी आगे आते हुए नहीं देख सकते कि ये आदमी यहाँ कैसे पहुँच गया। तो आप सबको इन सब चीज़ों से दूर रहना है और अलग रहना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको सिर्फ काम करना है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आप मेंटली टॉर्चर होंगे, आप हैरेस होंगे, डिप्रेशन में आएंगे, कभी भी आप पेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे ऑनेस्टी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने काम के लिए। आप जो कर रहे हैं वो आप जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं। और हर रोज़ स्केच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। और अगर आप स्केचिंग नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना आप स्केच करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा अपनी मिस्टेक से। और ज़्यादा लाइव करें तो उससे तो नथिंग लाइक दैट। आप जितना लाइव करेंगे स्केचिंग, बाहर जाके आर्किटेक्चर को, ऑब्जेक्ट्स को, स्कूटर, बाइक्स, कार्स, नेचर, ह्यूमन फिगर्स, तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा क्योंकि हर चीज़ का जो फाउंडेशन है वो ड्राइंग ही है। कलर्स सेकेंडरी होते हैं। और मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं पहले भी कल भी यही बोला था, यही सलाह देना चाहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ के अंदर और कोई मैजिक नहीं होने वाला। ईश्वर की कृपा किसी आदमी के ऊपर है
तो वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे ही क्लिक नहीं करती है, हो सकता है उसके अच्छे कर्म उसको वहाँ तक लेके भी जा रहे हैं, तो बट कोई ऐसा मैजिक नहीं होगा, और कोई ऐसा मैजिक है किसी के पास नहीं। अगर कोई वर्कशॉप भी लेता है तो लोग सोचते हैं कि यार ये 3 दिन के अंदर हमारे को मास्टर बना देगा। मास्टर तो वो खुद भी नहीं है जो वर्कशॉप ले रहा है। और दूसरी बात ये है कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, ये आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, आपको किसी के आगे शर्म आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप पेंट कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंट करें, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, आप किसी और के लिए पेंट नहीं करें। अगर आप खुश हैं उस चीज़ से तो सब कुछ सही है, अगर आप ही खुश नहीं हैं तो कुछ भी सही नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो आप पेंटिंग बना रहे हैं वो परफेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में और बेटर और बेटर और बेटर आपको नज़र आएगा कि यार इससे तो बेटर अब शायद निकली है, ये मेरी बेस्ट है। तो आपको रुकना नहीं है और कंटिन्यू आपको ज़िंदगी में काम करना है। ये मेरी जर्नी। थैंक यू। So thank you very much for your very inspiring लेक्चर। देखो मैंने भी देखी है स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, इनका जो काम था वेरी डाउन टू अर्थ अप्रोच, लाइफ के प्रति भी, काम के प्रति भी, डेली लाइफ के प्रति भी। और जो इनका देखो सारे आर्टिस्ट इस तरह वाली बातें नहीं बताते जो इन्होंने बताई है। एक खुली किताब होती है, इन्होंने आपके सामने अपनी खुली किताब रख दी है। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, फुल ऑफ लव, पैशन, डेडिकेशन एंड लोगों को देना जानते हैं। यहाँ आज पता क्या प्रॉब्लम है, लोग देने में ही कतराते हैं। तो इनकी जो मैं अप्रोच देख रहा हूँ, तो इन्होंने अपने लेक्चर में अब लाइफ के प्रति और जो आर्ट में आपको कैसे चलना है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो नॉर्मल लोग बताते नहीं हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग, यू आर डाउन टू अर्थ नेचर। देखो जो असली आर्टिस्ट होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, उनके दिल में कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ मैंने देखी है, दिल में होता है वो सामने मैंने बोला खुली किताब। तो देखो जो काफ़ी टाइम के बाद मैं भी चलो वाटर कलर को आई एम ग्रेट वाटर कलर लवर करता भी हूँ, मुझे काफ़ी टाइम के बाद एक ना दिल से जो प्रेजेंटेशन होती है वो देखने को मिली है। और ये 2016 में जो हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में इनके साथ, उसके बाद बीच बीच में इन्होंने मेरे को दिल्ली में इनवाइट भी किया, किसी कारण से मैं नहीं जा पाया। तो जो भी ये काम करते हैं दिल से करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी आप काम करते हो लाइफ में, डेली लाइफ में, ज़रूरी नहीं पेंटिंग, कुछ भी काम आप दिल से करोगे उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और बाकी जो बार बार ये बोल रहे हैं देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, वो तो है ही नहीं। राहु केतु तो चारों तरफ घूमते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ जो है आपको बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल डेली लाइफ में वो हैपन होती है। तो आप काम, यू शुड बिलीव इन योर वर्क। जो आपकी जो पहचान है, अगर पहचान आपकी काम से होती है ना, उस जैसी कोई बात ही नहीं है। आप काम करते रहो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, थिंग्स विल बी हैपन ऑटोमेटिकली। वो भगवत गीता का सार मैं हर बार बोलता हूँ 13वां श्लोक कि राइट थिंग हैपन्स विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड एट द राइट स्पॉट। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं, अगर आप अपने आप में सिंसियर हो, ओपन हो। और तो इसलिए ना आलतू फालतू चीज़ों में कोई बिलीव नहीं करना। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। तो आप बड़े जो दिल से अच्छे आर्टिस्ट जो होते हैं। और बाकी आपके सारे, हमने भी लंदन, पेरिस, रोम देख लिए, जो हार्बर वगैरह जो है। देखो मैं भी घूमा हूँ पेरिस, वेनिस वगैरह में, कुछ पार्ट मैंने भी देखा है। पर आपकी पेंटिंग के थ्रू जो ब्यूटी ऑफ हार्बर, ब्यूटी ऑफ लाइट, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो आपके काम में लाइट का तो मज़ा ही कुछ और था। लाइट डेप्थ, मतलब जो आप वाइट का जो प्ले कर रहे थे वही है। जो किसी को वाइट का प्ले करना आ गया वाटर कलर में तो समझो वाटर कलर आ गया। सो थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा जो हमारा इतना बढ़िया प्रोग्राम रहा, आई थिंक इट विल बी वेरी मेमोरेबल प्रोग्राम। तो इसमें मैं जो हमारा स्टाफ है, ललित कला अकेडमी का स्टाफ है, शिल्पी अरोड़ा है, सुभाष है, मोनू है, और ये रश्मिता जो कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो मैं सबका तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा। हमारे ललित कला अकेडमी के यहाँ मेंबर बैठे हैं, धामी साहब हैं,
और रविंदर शर्मा जी हैं, गुरदीप जी हैं, हमारे पंजाब ललित कला एकेडमी, चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी साथ साथ एक फ्लैग लेके चल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। तो आपका भी Thank तो you, sir. किन शब्दों से मैं थैंक्स करूं? थैंक यू So सर। we all Chandigarh is blessed with your presentation. Thank Thank you, you so much. मुझे भी बहुत सीखने को मिला। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ये 2 दिन। मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि सारी ऑडियंस हर जगह ऐसे नहीं होती। इतना डेडिकेटली आप यहाँ सारे बैठे, इट्स नॉट अ इजी थिंग। रियली हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप सब ने 2-2 3-3 घंटे ऐसे बैठकर किसी को वॉच किया और मुझे बहुत सीखने को मिला सीरियसली। और आप सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं। बस आप अपने आप को कंटिन्यू रखें ऐसे काम करते हुए, तो आप वो दिन दूर नहीं है जब आप भी ऐसी ट्रैवल कर रहे होंगे। मैं तो यही चाहूँगा कि हर इंडियन आर्टिस्ट बाहर जाए और हमारे देश का नाम रोशन हो, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट कर भी रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए। Now we would like to present Mr. Amit Kapoor with the love from Chandigarh Lalit Kala Academy. वेरी नाइस। थैंक यू Certificate. अरे थैंक यू सर, फैंटास्टिक। धामी साहब आप भी आ जाओ। ये हमारे ललित कला अरे वाह, एकेडमी का लोगो, very good. आपका नाम है। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। Thank you everyone for coming and joining us for the event. I hope you all have enjoyed I think. and learned Subhash. from the artist. So here we are concluding the event now. So विद स्वीट मेमोरीज। yes, देखो ये किसी किसी इवेंट में होती है इस तरह वाली धड़कन। आज एक ग्रुप। now please join us for the group photo.